सभी को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार के संबंध में अध्ययन करेंगे। बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल प्रांत, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। मुगलकालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था बंगाल। 1651 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में हुगली नामक स्थान पर अपने पैर जमाकर अपने व्यापार का विस्तार किया। 1698 ईस्वी में औरंगजेब के पौत्र अजीमुस्सान द्वारा, जो कि उस दौरान बंगाल प्रांत के गवर्नर थे, मुगल सम्राट की ओर से कंपनी को 12,000 रुपये वार्षिक भुगतान के बदले कलकत्ता, सुतनाटी और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की। 1700 ईस्वी में कंपनी द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण कर लिया गया और इस फोर्ट विलियम किले के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर चार्ल्स आयर। मुगल सम्राट शाहजहां ने एक फरमान द्वारा ब्रिटिश कंपनी को बंगाल सूबे में व्यापार करने का अधिकार तथा कंपनी द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल को चुंगी कर से मुक्त रखने की सुविधा दी। इसका कारण ये था कि 1651 में मुगल राजवंश की एक स्त्री की डॉक्टर बोटन द्वारा चिकित्सा की गई थी और उससे खुश होकर मुगल सम्राट शाहजहां ने कंपनी के जो निर्यात व्यापार था बंगाल सूबे में, उस निर्यात व्यापार को चुंगी कर से मुक्त कर दिया 3,000 रुपये वार्षिक के बदले। 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर मुगल शासक फर्रुखशियर ने एक फरमान द्वारा कंपनी के आयात और निर्यात व्यापार पर लगने वाली चुंगी अर्थात सीमा शुल्क से पूरी तरीके से कंपनी के माल को मुक्त कर दिया। दस्तक नामक एक पत्र जारी किया गया जिससे कंपनी का जो माल था उस पर आयात निर्यात कर नहीं लगता था। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद मुगल सत्ता कमज़ोर हो गई और बंगाल के जो मुगल सूबेदार थे वो स्वतंत्र शासक बन बैठे। मुगल सूबेदार चाहते थे, बंगाल के जो मुगल सूबेदार थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश कंपनी बंगाल सूबे में व्यापारी के मामलों में उनसे आदेश प्राप्त करे। इस कारण बंगाल के सूबेदार और ब्रिटिश कंपनी के मध्य व्यापार के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न हो गए और समय के साथ साथ ये मतभेद बढ़ता ही गया। कलकत्ता और उसके आसपास का जो क्षेत्र कंपनी को जमींदारी के रूप में मिला था उस पर भी दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया। बंगाल के सूबेदार का मानना था कि उसके सूबे के तमाम जमींदारी क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण है, परंतु कंपनी का मानना था कि जमींदारी क्षेत्र में उसे पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और सूबेदार को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अतः दोनों पक्षों के बीच विवाद उठना स्वाभाविक ही था। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा मुगल साम्राज्य के 3 पृथक सूबे थे। 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया और कुछ समय बाद अर्थात 1701 ईस्वी के लगभग उड़ीसा की दीवानी भी मुर्शिद कुली खां को सौंप दी गई। 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी, जिसको मुक्सुदाबाद कहा जाता था। मुर्शिद कुली खां के नाम पर इसका नाम मुर्शिदाबाद हो गया। 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर द्वारा बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां को नियुक्त कर दिया गया। पहले औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को दीवान नियुक्त किया था, परंतु फर्रुखशियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया। 1719-20 ईस्वी में मुर्शिद खां बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो दामाद था सुजाउद्दौला या सुजाउद्दीन, वो उसका उत्तराधिकारी बना, जिसकी 1739 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। इसने बलपूर्वक बिहार के सूबे पर भी अपना अधिकार जमा लिया। 1739 ईस्वी सुजाउद्दीन अथवा सुजाउद्दौला द्वारा अलीवर्दी खां को बिहार का नाजिब या नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु, उसका पुत्र सरफराज खां उसका उत्तराधिकारी हुआ।
सरफराज की प्रशासनिक कार्यों के प्रति निष्क्रियता और अयोग्यता के कारण अप्रैल 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने अपने स्वामी सरफराज पर आक्रमण करके उसको युद्ध में परास्त करके गिरिया का युद्ध हुआ था राजमहल के समीप। उस युद्ध में सरफराज को परास्त करके जो अलीवर्दी खान था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार बन बैठा और कमज़ोर मुगल सम्राट ने भी उसको मान्यता भी प्रदान कर दी। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी बंगाल का अगला नवाब बना। ये बंगाल का प्रथम नवाब था जिसे मुगलों द्वारा आधिकारिक रूप से बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की स्वैच्छाचारिता पर अंकुश लगाते हुए क्रम से कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया, परंतु मराठों के निरंतर आक्रमणों ने बंगाल के आर्थिक जीवन को इसके समय पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अतः 1751 ईस्वी में उसने मराठों के साथ समझौता कर लिया था। इस समझौते के अनुसार उसे उड़ीसा का अधिकांश भाग मराठों को देना पड़ा और प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए चौथ के बदले में देने का वचन देना पड़ा। चौथ एक कर था जो मराठा लेते थे अपने अधिकार क्षेत्र से। उसके बाद जो अलीवर्दी खान था उसने शासन व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। उसे बंगाल का सूबेदार बनाने में बंगाल के जो हिंदू व्यापारी थे उनका महत्वपूर्ण सहयोग मिला था। अतः उसने हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। राय दुर्लभ, जगत सेठ, बंधु मेहताब राय और स्वरूप चंद्र, राजा राम नारायण, राजा माणिक चंद आदि उसके शासनकाल में जो थे उनका भारी सम्मान बना रहा। उस समय बंगाल का अधिकांश व्यापार हिंदू व्यापारियों के हाथ में था। यूरोपीय व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद हिंदू व्यापारियों का कारोबार और अधिक बढ़ता गया। बढ़ते हुए व्यापार तथा पर्याप्त मुनाफे ने बंगाल के हिंदू व्यापारियों को अंग्रेज व्यापारियों का मित्र बना दिया। यही कारण है कि जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष हुआ तो बंगाल के इन हिंदू व्यापारियों ने कंपनी के साथ सहानुभूति रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1756 ईस्वी में जल शोध की बीमारी से अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों के बारे में कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। अर्थात अलीवर्दी खान ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की कि अगर मधुमक्खियों को छत्ते को न छेड़ा जाए तो शहद मिलता है और छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार डालती है। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला 1756-57 ईस्वी। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, उसके 3 पुत्रियां थी और जो 3 पुत्रियां थी उसने उन्हें अपने 3 भतीजों से विवाह कर दिया था और उन्हें पूर्णिया, ढाका और पटना के गवर्नर पदों पर नियुक्त किया। परंतु दुर्भाग्यवश अलीवर्दी खान के तीनों दामादों अर्थात भतीजों का देहांत उसके जीवन काल में ही हो गया था। अतः भावी उत्तराधिकार के प्रश्न पर षड्यंत्रों का सिलसिला शुरू हो गया जिससे सशस्त्र संघर्ष की संभावना स्पष्ट होने लगी। अलीवर्दी खां भी इस स्थिति से परिचित था। अतः उसने अपने जीवन काल में ही अपनी सबसे छोटी जो पुत्री थी पटना की जो अमीना बेगम, उसके लड़के सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके निर्णय से सिराजुद्दौला के विरोधियों को संतोष नहीं हुआ। अलीवर्दी खान की जो सबसे बड़ी लड़की थी घसीटी बेगम घसीटी बेगम ने सिराजुद्दौला के स्वर्गीय बड़े भाई के अल्पवयस्क लड़के मुराउद्दौला को गोद ले लिया और उसे बंगाल का नवाब बनाने का वो स्वप्न देख रही थी। सिराजुद्दौला के राजगद्दी के विरोधियों में जो प्रमुख थे, पूर्णिया का जो नवाब अथवा गवर्नर था शौकत जंग, जो कि उसका मौसेरा अथवा चचेरा भाई भी था, जो कि अलीवर्दी खान की दूसरी लड़की का लड़का था, तथा सिराज की बड़ी मौसी घसीटी बेगम और घसीटी बेगम को जो दीवान राजवल्लभ था वह भी पूरा सहयोग कर रहा था तथा जो सेनापति था सिराजुद्दौला का वो भी शासन तंत्र को अपने नियंत्रण में रखने का इच्छुक था, जो कि अलीवर्दी खान का बहनोई भी था। इस प्रकार सिराजुद्दौला को अपने ही संबंधियों से सुलझना था। विरोधियों का दमन। मौसी
घसीटी बेगम को सिराजुद्दौला ने तत्काल बाद अपने राज्याभिषेक के तत्काल बाद उसको बंदी बना लिया और शौकत जंग को अक्टूबर 1756 में मणिहारी के युद्ध में परास्त करके उसकी हत्या कर दी तथा सेनापति मीर जाफर को हटाकर मीर मर्दान को उसने सेनापति नियुक्त कर दिया। अंग्रेजों के साथ संघर्ष के कारण। अंग्रेज इतिहासकारों के मतानुसार अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण सिराजुद्दौला की विलासिता, क्रूरता और शासन में अत्याचार थे। उनका ये भी मत है कि चूंकि सिराजुद्दौला को नवाबी से हटाने के लिए कुचक्र और षड्यंत्र चल रहे थे, अंग्रेजों ने भी अपनी सुरक्षा के निमित्त सिराजुद्दौला के विरोधियों को सहयोग प्रदान कर दिया, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला शुरू से ही अंग्रेजों से गणना करता था। परंतु अब अंग्रेज इतिहासकारों के उपयुक्त दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जाता है। आज के विद्वानों की मान्यता अनुसार सिराजुद्दौला के शासन और उसके समकालीन अन्य भारतीय शासकों के शासन में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों के मध्य संघर्ष के कारण कुछ दूसरे ही थे, जो कि इस प्रकार है। पहला है अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता की अवहेलना कर उसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल लोगों को बढ़ावा देना। जैसे दूसरा है नवाब के राज्यारोहण के समय कंपनी द्वारा उचित सम्मान एवं उपहार न देना। सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेज अधिकारी जानबूझकर अनुपस्थित रहे और उन्होंने सिराजुद्दौला को भेंट भी नहीं दी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री को भी देखने की इच्छा व्यक्त की थी, तो अंग्रेजों ने उसे फैक्ट्री दिखाने से ही मना कर दिया था। जब नवाब ने उनसे उनके व्यापार के बारे में जानकारी चाही तो अंग्रेजों ने जानकारी देना उचित नहीं समझा। इसके अलावा जो हमने पहला कारण पढ़ा कि नवाब के विरुद्ध जो षड्यंत्र में शामिल लोग थे उनको भी बढ़ावा देना भी कारण था। जब नवाब ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तो दीवान राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने लड़के कृष्ण वल्लभ के साथ कलकत्ता भिजवा दी थी। उसने घसीटी बेगम की धन संपत्ति को भी छिपाने का प्रयास किया। इस पर नवाब ने राजवल्लभ को दीवान पद से हटा दिया और कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारियों से कृष्ण वल्लभ को लौटाने की मांग की थी, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस प्रकार सिराजुद्दौला को पक्का विश्वास हो गया कि अंग्रेज उसके शत्रुओं से मिले हुए हैं। इसके अलावा नवाब की बिना अनुपत्ति के फोर्ट विलियम किलेबंदी को सुदृढ़ करना भी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष का कारण बना। फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त जो व्यापार का विशेष अधिकार था, दस्तक जिसको फ्री पास कहा जाता था, का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार में किया जा रहा दुरुपयोग भी इसका कारण रहा और इसको संघर्ष का मूल कारण भी माना जाता है। दस्तक क्या था? कर मुक्त व्यापार करने का एक परमिट या पार पत्र था, जिसे 1717 में फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का जो अध्यक्ष होता था वो दस्तक जारी करता था। दस्तक से कंपनी के कर्मचारियों को दोहरा लाभ हो रहा था। अधिकांश कर्मचारी अपने निजी व्यापार के सामान को कंपनी का बताकर चुंगी बचा लेते थे। इसके अलावा दस्तक अपने भारतीय मित्रों या व्यापारियों को बेचकर पैसा कमाते थे या उनसे कुछ ले देकर उनके माल को अपना बताकर चुंगी बचा लेते थे। उपयुक्त कारणों से बंगाल सरकार को हानि हो रही थी। इन सभी कारणों के बावजूद भी नवाब ने तत्काल उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना उचित नहीं समझा और अपने अधिकारियों को उनसे बातचीत करने भी भेजा, परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने नवाब के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला के लिए अपने सम्मान की रक्षा के लिए सैनिक कार्रवाई के अलावा अन्य कोई विकल्प न बचा। सैनिक कार्रवाई। सिराजुद्दौला ने समुचित कारणों के आधार पर 4 जून 1756 को मुर्शिदाबाद के समीप स्थित अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। फैक्ट्री के जो अंग्रेज अधिकारी था वॉट्स उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद 5 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार करने हेतु दावा बोल दिया। 50,000 सैनिकों के साथ
सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर दावा बोला। उस समय कलकत्ता में अंग्रेजों के पास केवल 500 सैनिक थे। फिर भी कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक ने लड़ने का निश्चय किया। 15 जून को नवाब की सेना ने उसके दुर्ग फोर्ट विलियम जो था उसको घेर लिया। पराजय और मृत्यु को सामने देखकर गवर्नर ड्रेक और बहुत से अंग्रेज अधिकारी अपने परिवारों सहित फोर्ट विलियम से भागकर हुगली नदी में जहाज पर सवार होकर ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेने हेतु चले गए। फुल्टा द्वीप पर चले गए। किले की रक्षा का भार इस दौरान होलवेल नामक व्यक्ति तथा थोड़े से सैनिकों को सौंपा गया था। 2 दिन बाद होलवेल ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम का पतन हो गया। दुर्ग में उपस्थित अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि नवाब के किसी अधिकारी ने उन्हें रात्रि में एक छोटी सी कालकोठरी जो कि लगभग 18 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी बताई जाती है उसमें बंद कर दिया गया। जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो बहुत से बंदी मर चुके थे। इतिहास में ये जो घटना है ये घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी या कालकोठरी त्रासदी के नाम से विख्यात है। इस दुर्घटना का विवरण होलवेल द्वारा लिखे गए एक पत्र से मिला है। होलवेल के अनुसार जून मास की भयंकर गर्मी में नवाब के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को कालकोठरी में बंद किया गया था और सुबह जब कोठरी का दरवाज़ा खोला 21 जून को प्रातःकाल तो केवल 23 व्यक्ति ही जीवित रह पाए। 123 व्यक्ति मर गए। जिनमें जो जीवित बचे थे उनमें होलवेल भी शामिल था। ब्लैक होल की दुर्घटना पर इतिहासकारों में गंभीर विवाद है। इस घटना का विवरण होलवेल की कल्पना पर आश्रित है। अंग्रेजों द्वारा इसके बाद ये जो घटना हुई इसके बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा। एडमिरल वॉटसन जो था वो क्लाइव का सहायक था। इसमें अंग्रेज़ों ने पहले बजबज और उसके बाद 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि अंग्रेजों की सेना ने हुगली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को भी लूट लिया। नवाब सिराजुद्दौला को जब इसकी सूचना मिली तो वह 40,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की तरफ बढ़ा। 30 जनवरी को क्लाइव ने नवाब की सेना पर अचानक आक्रमण करके उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई। इससे नवाब का मनोबल गिर गया और उसके सलाहकारों ने भी अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए उस पर दबाव डाला। परिणाम स्वरूप नवाब संधि के लिए तैयार हो गया। नवाब तत्काल संधि के लिए क्यों तैयार हुआ यह भी अत्यंत विवाद का विषय है। एक मान्यता है कि नवाब को अपने दरबारियों और अधिकारियों पर संदेह हो गया था कि वे अंग्रेजों से मिले हुए। दूसरी मान्यता यह भी है कि इन दिनों अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मुगल सम्राट को परास्त करके दिल्ली में डेरा डाल रखा था और ये अफवाह जोरों पर थी कि रूहेलों और अफगानों की सहायता से वह बंगाल पर आक्रमण करने वाला है। ऐसी स्थिति में नवाब ने अंग्रेजों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझा। उधर क्लाइव की स्थिति भी अधिक मजबूत नहीं थी। वॉटसन के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और कलकत्ता काउंसिल से उसे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा था। अतः बिना कठिनाई के प्राप्त होने वाले यश से वंचित रहना क्लाइव को भी पसंद नहीं था। इसलिए नवाब की तरफ से जब संधि का प्रस्ताव आया तो क्लाइव ने उसे स्वीकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हो गई, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधा को स्वीकार कर लिया और कंपनी का जो दस्तक के प्रयोग का अधिकार था उसको भी मान्यता प्रदान कर दी। जिन अंग्रेज फैक्ट्रियों पर नवाब का कब्जा हो गया था उनको वापस करते हुए युद्ध हर्जाना भी नवाब ने देने का वचन दिया। कंपनी को कलकत्ता में इच्छा अनुसार किलेबंदी की छूट भी मिल गई तथा निजी सिक्के डालने का भी अधिकार कंपनी को दिया गया। उपयुक्त सुविधाओं के बदले कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया।
अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी लाभदायक और नवाब सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक थी। इस संधि के द्वारा कंपनी ने फ्रांसीसियों और नवाब के संभावित गठबंधन को भी रोक दिया, जिससे बंगाल में कंपनी की स्थिति अधिक सुदृढ़ हो गई। वस्तुतः अलीनगर की संधि पर दोनों पक्षों ने परिस्थितियों से विवश होकर हस्ताक्षर किए थे, अतः दोनों में पुनः संघर्ष होना तो अवश्यंभावी था। बंगाल स्थित फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार कर कंपनी ने फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकालने को कहा, जिसे नवाब को भी मानना पड़ा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का मोड़ बिंदु और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला है संधि की शर्तों का पूरा न होना। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर संधि की शर्तों को पूरा न करने का आरोप लगाया। सिराज ने अंग्रेजों को मुआवजा देने का वचन किया था, परंतु उसने किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया। वहीं रैमजे म्योर का कथन है कि नवाब संधि की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार न था, इस कारण युद्ध आवश्यक बन गया था। इसी प्रकार का आरोप कंपनी पर भी लगाया जाता है, क्योंकि कंपनी ने नवाब से भी पहले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। दूसरा है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। सिराज के विरोधियों में मीर जाफर, जिसे नवाब ने सेनापति के पद से बर्खास्त किया था, राय दुर्लभ, जो दीवान के पद पर कार्यरत था, को नवाब ने मोहनलाल का अधीनस्थ बना दिया था, तथा बंगाल के जो बैंकर थे जगत सेठ बंधु, मेहताब राय और स्वरूप चंद्र, जिन्हें कभी नवाब ने अपमानित किया था, तो ये जो थे ये नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल-मई 1757 में कई गुप्त समझौते हुए। षड्यंत्र की शर्तें कलकत्ता के एक सिख व्यापारी अमीनचंद की मध्यस्थता में तय की गई। मीर जाफर को अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेज प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए। जो षड्यंत्र की शर्तें अमीनचंद की मध्यस्थता में तय हुई थी, अतः अमीनचंद को भी नवाब के कोष का 5% भाग देने का वायदा किया गया। प्लासी जो है वो वर्तमान में बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में इस युद्ध में हिस्सा लिया। षड्यंत्र पूरा होते ही क्लाइव ने युद्ध का बहाना ढूंढना आरंभ कर दिया। उसने नवाब को एक पत्र लिखा, जिसमें उस पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया। उसका ये आरोप कितना झूठा और निराधार था, इसकी पुष्टि इसी से की जाती है कि नवाब का उत्तर आने से पहले ही क्लाइव सेना सहित राजधानी की तरफ कूच कर देता है। 19 जून 1757 को अंग्रेजों ने कटवा पर अधिकार कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही नवाब भी सेना सहित आगे बढ़ा। दोनों पक्षों की सेनाएं प्लासी के मैदान में आ जुटी। नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, वहीं क्लाइव के पास 800 यूरोपियन तथा 2200 भारतीय सैनिक थे। नवाब की सेना का जो नेतृत्व है वो 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ खां और राय दुर्लभ कर रहे थे। वहीं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। 23 जून 1757 को नवाब के वफादार मीर मुहिदुद्दीन खां अथवा मीर मदान और मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं नवाब के जो ये 3 सेनानायक थे, ये अपने अपने सैनिक दस्तों के साथ चुपचाप युद्ध का नज़ारा देखते रहे। दूरदर्शी नवाब अपने ही लोगों के विश्वासघात से घबरा गया और 2000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। उसके भागते ही नवाब के षड्यंत्रकारी सेना नायकों ने अपने अपने दस्तों को भी लौट जाने के आदेश दे दिए। इस प्रकार बिना किसी विशेष प्रयास के ही क्लाइव ने युद्ध जीत लिया। नवाब जब मुर्शिदाबाद से पटना की ओर भाग रहा था तो उसको बंदी बना लिया गया। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। 2 जुलाई को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के परिणाम, राजनीतिक परिणामों की बात करें
तो प्लासी के युद्ध से तत्कालीन शासन व्यवस्था का खोखलापन स्पष्ट हो गया और भारतीयों के आंतरिक मतभेद प्रकट हो गए। इस युद्ध से अंग्रेजों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। वास्तविक शासन सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई, क्योंकि मीर जाफर बंगाल का नवाब अवश्य बन गया, परंतु उसकी शासन सत्ता कंपनी के सैनिक सहयोग पर टिकी हुई थी। बंगाल में अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव भी धीरे धीरे क्षीण हो गया। मुगल साम्राज्य के लिए भी प्लासी का युद्ध घातक सिद्ध हुआ। एक व्यापारी कंपनी ने उसके एक सूबेदार को पदच्युत करके दूसरे व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त कर दिया। अर्थात यह स्पष्ट हो गया कि मुगल सम्राट अब केवल एक मूक दृष्टा है और कोई भी शक्ति अपने बल पर सूबेदार को हटा सकती है और नियुक्त कर सकती है। बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता कायम हो गई। दूसरा, आर्थिक महत्व। बंगाल भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। 1757 से 1760 के मध्य मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में अंग्रेजों को दिए। प्रत्येक अंग्रेज पदाधिकारी और सैनिकों को मीर जाफर द्वारा अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई। अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए मीर जाफर को अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़े। बंगाल में कंपनी को 24 परगनों की जागीर प्राप्त हुई। प्लासी के युद्ध के पूर्व कंपनी को भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना और चांदी लानी पड़ती थी। अब उन्हें भारत में इतना अधिक धन मिलने लग गया कि वे तमाम जरूरी सामान खरीद सकती थी। इतना ही नहीं, अपितु बंगाल से प्राप्त धन को कंपनी ने चीन के व्यापार में लगाना भी शुरू कर दिया। इससे बंगाल का जो आर्थिक शोषण हुआ उसकी कल्पना करना आसान नहीं है। नैतिक महत्व। कलायुग का षड्यंत्र एवं आक्रमण नैतिक दृष्टि से सर्वथा निंदनीय था। इससे भी अधिक निंदनीय व्यवहार मुस्लिम सरदारों मीर जाफर, यार लतीफ और हिंदू साहूकारों और जमींदारों का रहा, जिन्होंने थोड़े से प्रलोभन में आकर अपने शासक तथा राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया और अपने देश को बेच डाला। तो विद्यार्थियों, आज हमने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के प्रसार एवं प्लासी के युद्ध के बारे में अध्ययन किया। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।